हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस की बायोलॉजी से जो आपका चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसका ये वन शॉट है, कंप्लीट और डिटेल कॉन्सेप्ट है। मीन्स अगर आप ये पढ़ लेते हैं, अगर आप ये सुन लेते हैं ध्यान से, तो आपको पूरे चैप्टर की जो एकदम डिटेल एक तरीके से कह लें समरी, वो आपको पता चल जाएगी। कोई भी चीज़ इसमें छूटेगा नहीं, आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा कोई भी पार्ट। ठीक है, आप भले ही 2x में देख लीजिए लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है कि जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म खुद की एग्जैक्ट कॉपी कैसे बनाते हैं। हर ऑर्गेनिज्म का शरीर एक निश्चित डिज़ाइन के अनुसार बनता है क्योंकि उनके डीएनए समान होते हैं। डीएनए का मतलब हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन करता है तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है डीएनए की कॉपी यानी कि प्रतिलिपि बनाना, कॉपी बनाना सबसे पहला स्टेप है। डीएनए की 2 कॉपी बन जाती है, तब सेल डिवीज़न होता है और हर नई सेल को डीएनए की एक कॉपी मिलती है। ठीक है, डीएनए क्या है, तो ये कोशिका यानी कि सेल के न्यूक्लियस में मौजूद एक मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। रिप्रोडक्शन क्या है, तो ये प्रोसेस है जिससे जीव अपने जैसे नए जीव बनाते हैं। डीएनए कॉपी में एरर और वेरिएशन क्यों होते हैं, तो डीएनए कॉपी की प्रक्रिया 100% एक्यूरेट नहीं होती, इसमें कभी कभी छोटी मिस्टेक हो जाती है और ये एरर नई सेल में वेरिएशन यानी कि विविधता लाती है। अधिकतर वेरिएशन जीव के लिए हार्मफुल नहीं होते, लेकिन कुछ इतने बड़े हो सकते हैं कि कोशिका जीवित न रह सके। ठीक है, यही वेरिएशन आगे चलकर इवोल्यूशन का कारण बनती है क्योंकि ये नए ट्रेट्स उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, इसके बाद है डीएनए कॉपी और सेल डिवीज़न कैसे जुड़ा है। डीएनए कॉपी होता है और सेल डिवीज़न, तो जब डीएनए कॉपी होता है तो उसके साथ साथ पूरी सेल स्ट्रक्चर भी बनती है ताकि नई कोशिका जीवित रह सके। इसके बाद है सेल डिवीज़न के दौरान 2 नई कोशिकाएं यानी कि 2 नए सेल बनते हैं जिसमें डीएनए और सेल ऑर्गेनल्स की कॉपी होती है। ठीक है, हालांकि दोनों कोशिकाएं लगभग समान होती है, लेकिन डीएनए वेरिएशन की वजह से उनमें हल्का अंतर हो सकता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि डीएनए कॉपी रिप्रोडक्शन की सबसे ज़रूरी प्रक्रिया है। कॉपिंग एरर के कारण ही वेरिएशन आते हैं जो इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। सेल डिवीज़न के दौरान सिर्फ डीएनए ही नहीं बल्कि पूरी कोशिका की कॉपी बनती है। ठीक है, अब आते हैं रिप्रोडक्शन मेथड इन ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जब एक ही ऑर्गेनिज्म से बिना मेल फीमेल के कंट्रीब्यूशन के यानी कि योगदान के नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि आनुवांशिक विविधता कम होती है। उसके बाद है मेन मेथड, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके मेन मेथड में आ गया आपका बाइनरी फिशन, जिसको हम लोग हिंदी में द्विखंडन कहते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, अमीबा, बैक्टीरिया, कुछ एल्गी और लिशमानिया। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है, तो एक सेल 2 इक्वल पार्ट में बराबर भाग में बंट जाती है, बाइनरी फिशन कहलाता है। मल्टीपल फिशन में कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, मलेरियल पैरासाइट्स हो गया। ठीक है, इसके बाद है इसकी प्रोसेस एक से सेल कई पार्ट में डिवाइड होते हैं, मल्टीपल में कई पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा नाम प्लाज्मोडियम और मलेरियल पैरासाइट्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं बर्डिंग। ठीक है, इसमें हाइड्रा, ईस्ट आते हैं। प्रोसेस क्या है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो मातृ जीव है यानी कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उस पर एक बड बनती है जो बाद में मैच्योर हो जाने पर अलग होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाती है। इसके बाद आते हैं फ्रेगमेंटेशन, तो यह है स्पाइरोगायरा या स्पाइरोजायरा। ठीक है, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हर फ्रेगमेंट नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है और जो टुकड़ा है हर टुकड़ा वो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो ये फ्रेगमेंटेशन है। रीजनरेशन में प्लेनेरिया हो गया और हाइड्रा हो गया। इसकी प्रोसेस ये है कि कटे हुए बॉडी पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ये रिप्रोडक्शन नहीं है बल्कि हीलिंग है, इसको रिप्रोडक्शन की तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, बट ये क्या है कि कोई पार्ट अगर कट गया है, कोई पार्ट अगर कटा तो वहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा।
उसके बाद आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पौधों के पार्ट जैसे कि स्टेम, रूट, लीफ से नया प्लांट उगाना, यही है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या है कि जैसे पोटैटो की बात करेंगे तो इसमें आइज वाले टुकड़े से नया प्लांट बनता है। ब्रायोफिल्म की देखेंगे तो लीव्स के एज पर बड बनते हैं जो नए प्लांट बनाते हैं, ठीक है। शुगर केन, स्टेम के टुकड़े से नया प्लांट। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, शुगर केन, रोज, ग्रेप्स, ठीक है। और भी आगे कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसका एडवांटेज भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल एडवांटेज लिखिएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए न्यू प्लांट जल्दी फ्रूट या फ्लावर देते हैं। सभी प्लांट पेरेंट प्लांट के समान होते हैं, यानी कि क्लोन होते हैं, एकदम एग्जैक्ट कॉपी जो है उसकी बनती है, ठीक है। उनके लिए, यानी कि यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी का मतलब ये हो गया कि जेनेटिकली वो सेम होते हैं, ठीक है। उनके लिए उपयोगी जिन पौधों ने सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खो दी है, उनके लिए उपयोगी है जिन पौधों ने सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खो दी है, उनके लिए यूजफुल है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन फार्मर और गार्डनर्स को समान गुण वाले, ठीक है, प्लांट उगाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब मेथड में क्या गया, तो ये भी याद रखिएगा, दो मेथड है, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। स्टेम को मिट्टी में दबाकर नया पौधा उगाना, दो प्लांट के पार्ट को जोड़ना, जैसे मैंगो एप्पल में होता है, और स्टेम को दबाकर मिट्टी में जो नया पौधा उगाते हैं उसमें रोज आता है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, डायग्राम याद रख लेना है। अमीबा का बाइनरी फिशन होता है, हाइड्रा का बर्डिंग, ब्रायोफिल्म का लीव्स पर जो बर्ड निकलते हैं। अब ये समझना आपको कि रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन में फ़र्क है। रीजनरेशन हीलिंग है, रिप्रोडक्शन नहीं है, रीजनरेशन जो होता है, ठीक है। पादप उत्तक संवर्धन, इनके प्लांट टिश्यू कल्चर, ये भी एक टॉपिक है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। इस टेक्निक में पौधे के ग्रोइंग टिप से टिश्यू या सेल निकाले जाते हैं, जो ग्रोइंग टिप होते हैं वहाँ से टिश्यू या सेल निकाल लिए जाते हैं, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है जहाँ वो रैपिडली यानी कि तेज़ी से डिवाइड होते हैं और सेल क्लस्टर बनाते हैं। फिर इन्हें हार्मोन वाले मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि ये ग्रोथ और डिफ्रेंशिएट हो सकें। उसके बाद उसको सॉइल में यानी कि मिट्टी में लगाया जाता है जहाँ ये मैच्योर प्लांट बन जाते हैं। ये मेथड ऑर्नामेंटल प्लांट पेरेंट प्लांट से मल्टीपल डिजीज फ्री प्लांट उगाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्पोर फॉर्मेशन, इससे भी क्वेश्चन बनता है। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। जब यानी कि ये इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसको हम लोग स्पोर बोलते हैं। जब सेल एक जगह कलेक्ट होते हैं तो स्पोर फॉर्मेशन होता है। ब्रेड मोल्ड में हाइपा हो गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इस पर स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम ब्लोबॉन स्टिक स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी कि स्पोरेंजियम जो होता है इसी में स्पोर होता है, ठीक है। तो आपको आएगा कि स्पोर किस पे बनते हैं, तो ये हो जाएगा स्पोरेंजिया पे, ठीक है। स्पोर थिक वॉल से प्रोटेक्टेड होते हैं जो इसे अनफेवरेबल कंडीशन से बचाते हैं, यानी कि जो स्पोर होते हैं उस पर एक प्रोटेक्टिंग कवर होता है थिक वॉल की, जो इसको स्पोर को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है, ठीक है। जब ये ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कब होते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन का इंपॉर्टेंस। डीएनए कॉपिंग के दौरान एरर होती है जो जेनेटिक वेरिएशन पैदा करती है। यह वेरिएशन स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है, ठीक है, स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए, न कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है, तो इसमें दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के डीएनए कंबाइन होते हैं जिससे न्यू वेरिएशन बनता है, ठीक है। अगर हर जनरेशन में डीएनए की मात्रा डबल हो तो सेल कंट्रोल खो देते हैं, तो इसका सॉल्यूशन है मियोसिस। स्पेशलाइज सेल बनते हैं, ठीक है, गैमेट्स बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है, यानी कि आधी होती है। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से पूर्ण क्रोमोसोम 2n रिस्टोर हो जाता है, यानी कि जो संख्या होती है वो डबल हो जाती है, ठीक है। और वो कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। जो जाइगोट बनता है उसमें कितने होते हैं, 46। गैमेट का स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पर क्या है, सिंपल ऑर्गेनिज्म में गैमेट सिमिलर होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में फीमेल में अलग होता है, मेल में अलग होता है। इसमें एग होता है फीमेल में, इसमें स्पर्म होता है जो कि बड़ा होता है, ओवम या एग, और फूड स्टोर करता है। और मेल गैमेट में जो स्पर्म होता है वो मेल गैमेट जो स्पर्म है वो क्या है, छोटा है और मोबाइल है, यानी कि मूव कर रहा है, ठीक है। की पॉइंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलने वाली जेनेटिक वेरिएशन चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी बढ़ाती है, ठीक है। अब आते हैं फ्लावर में, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स कौन कौन से हैं, तो इसमें जो मेल के लिए हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेमन। स्टेमन क्या है, फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। तो ये पीले रंग का पाउडर जैसा यानी कि पोलन ग्रेन्स उत्पन्न करता है, और फिलामेंट ये पतला डंठल होता है जो एंथर को सहारा देता है। तो ये मेल में हो गया। अब अगर आते हैं फीमेल में, तो वो उसमें होता है पिस्टिल
और पिस्टिल क्या है, तो ये मादा प्रजनन अंग होता है जिसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। तो स्टिग्मा क्या है, तो ये फूल का चिपचिपा ऊपरी भाग होता है जो पोलन ग्रेन को पकड़ता है यानी कि अट्रैक्ट करता है। ये एक नली नुमा संरचना होती है जो स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ती है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से ऊपर में हो गया, इसमें ये जो है ये स्टाइल कहलाएगा, ठीक है। इसका नीचे में जो एक गोल सा होता है इसको हम लोग, जिसमें ओव्यूल्स मौजूद होते हैं जो निषेचन के बाद बीज में बदल जाता है, इसे ओवरी कहते हैं, अंडाशय, ठीक है। अब पोलिनेशन क्या होता है, तो जब पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इसे पोलिनेशन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, 2 तरीके का होता है। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण। जब पोलन ग्रेन एक ही फूल के स्टिग्मा पर गिरते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब एक ही फूल के स्टिग्मा पर गिरेगा तो उसको हम लोग सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है, जैसे मटर का फूल हो गया, ठीक। उसको क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, जब पोलन ग्रेन एक फूल से दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है, ठीक है। ये कैसे होता है, तो ये हवा से, जल से, कीट से, इनके इंसेक्ट जैसे कि मधुमक्खी या पक्षियों की मदद से भी होता है। इसमें जेनेटिक वेरिएशन बढ़ती है जिससे पौधे अधिक अनुकूलित होते हैं, जैसे कि सूरजमुखी और गुलाब। इसके बाद आते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है, तो पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं, जैसे कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पहले तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, पराग नली का निर्माण। स्टिग्मा पर गिरे पोलन ग्रेन स्टाइल के अंदर एक पोलन ट्यूब बनाते हैं, ठीक है, स्टाइल के अंदर ही एक ट्यूब बनती है, ठीक है। यह नलिका ओवरी तक पहुंचती है। फ्यूजन, अब यहाँ पर मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है, यानी कि संलयन। पोलन ट्यूब के जरिए मेल गैमेट कहाँ पहुँचता है, ओव्यूल तक पहुँचता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। यह प्रक्रिया डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। बीज यानी कि सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाता है। ओव्यूल बीज में यानी कि सीड में बदलता है। ओवरी फल में बदल जाता है। पिटल, सेपल और स्टेमन सूखकर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। फूल के अन्य भागों का कार्य, फंक्शन ऑफ अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। सेपल क्या है, तो ये कलिका यानी कि बर्ड को सुरक्षा प्रदान करता है और फूल को गिरने से बचाता है, ठीक है। पेटल्स यानी कि पंखुड़ी जो होती है ये आकर्षक रंग और सुगंध के कारण परागकर्ताओं यानी कि कीट पतंगों जो इंसेक्ट होते हैं उसको आकर्षित करने का कार्य करता है। एंथर यह पोलन ग्रेन्स उत्पन्न करता है जो निषेचन के में सहायक होते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। ओवरी यह फूल का मादा भाग है जिसमें कोशिकाएं यानी कि अंड कोशिकाएं यानी कि ओव्यूल्स होते हैं ओवरी में, जो निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद स्टाइल हो गया, ये एक लंबी नली नुमा संरचना होती है यानी कि पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो पोलन ट्यूब के लिए रास्ता बनाती है, ठीक है। इसके बाद है स्टिग्मा, यह फूल का ऊपरी चिपचिपा भाग होता है जो परागकणों को पकड़ने और संचित करने में, स्टोर करने में मदद करता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सीड क्या है, तो एम्ब्रियो को संरक्षित करता है, स्टोर करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाता है, डोर्मेसी यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी सुरक्षित रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है जर्मिनेशन यानी कि जब इसको सही नमी, तापमान, ऑक्सीजन मिलता है तो ये अंकुरित होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो इसकी समरी है वो ये है कि स्टेमन और पिस्टिल के जरिए पोलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। पॉलिनेशन 2 तरीके का होता है सेल्फ और क्रॉस। पोलन ट्यूब के जरिए मेल गैमेट ओव्यूल में मौजूद फीमेल गैमेट से मिलता है जिससे जाइगोट बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियो, ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट बनता है। जब ये पूरा प्रोसेस पौधों की नई पीढ़ी उत्पन्न करने और प्रजातियों को बनाए रखने में मदद करता है, ये पूरा प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद आते हैं ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा होता है। इसमें मेल और फीमेल के गैमेट यानी कि स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है जिससे नया जीवन बनता है। इसके बाद आते हैं प्यूबर्टी यानी कि एडोलेसेंस। क्या होता है, वो समय होता है जब चाइल्डहुड से एडल्टहुड की ओर बढ़ते हुए शरीर में कई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। अब एक है बॉयज़ और गर्ल्स में जो कॉमन चेंजेस होते हैं उनकी बात करते हैं। तो हाइट ग्रोथ, हेयर ग्रोथ। हाइट ग्रोथ जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। हेयर ग्रोथ आर्मपिट, पीबिक एरिया, ठीक है, इन जगहों पे होता है। ऑयली स्किन हो जाती है यानी कि स्किन जब वो ऑयली हो जाएगी पिंपल्स निकलने लगेंगे। स्किन में ऑयल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। स्वेट ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाती है जिससे शरीर में पसीने की गंध जो है वो आने लगती है। बॉडी शेप जो है वो बदलने लगता है, ठीक है। इसके बाद है सिर्फ बॉयज़ के अंदर जो बदलाव होते हैं, चेंजेस स्पेसिफिक टू बॉयज़। फेशियल हेयर ग्रोथ, वॉइस चेंज, ठीक है, चेहरे पे बाल आना है ना, बाल दाढ़ी मूछ निकलना, ठीक है, वॉइस चेंज। लैरिंक्स जो है वॉइस बॉक्स ये बड़ा हो जाता है। मस्कुलर ग्रोथ यानी कि मांसपेशियों का विकास। चेस्ट और शोल्डर चौड़े हो जाते हैं। न्यू हेयर ग्रोथ होती है, नए जगहों पर बाल आते हैं जैसे कि आर्म्स और लेग, चेस्ट और एब्डोमेन, ठीक है।
इसके बाद है टेस्टिस और पेनिस का डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो टेस्टिस बड़े हो जाते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, पेनिस की लंबाई मोटाई बढ़ती है, पेनिस ओकेजनली बिकम्स एरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। ठीक है, प्यूबर्टी के दौरान शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है जिससे पेनिस में कभी कभी एरेक्शन या फिर इनलार्जमेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है सेक्सुअल फीलिंग्स। अपोजिट जेंडर की ओर आकर्षण महसूस होने लगता है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। अब जो सिर्फ गर्ल्स के अंदर चेंजेस होते हैं, चेंजेस स्पेसिफिक टू गर्ल्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो निपल्स और उसके आसपास की जो स्किन जिसको हम लोग एरियोला कहते हैं ये डार्क हो जाती है, फिर जो ब्रेस्ट है वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ठीक है, हिप वाइडनिंग, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। ठीक है, पहली बार जो होता है उसको मिनार कहते हैं और जो आखिरी बार होता है उसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। ओवरीज का डेवलपमेंट, ओवरीज से एग प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल इमोशनल चेंजेस भी होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाता है, यानी कि जो किशोर होते हैं वो अपने शरीर और दिखावट के प्रति ज़्यादा सचेत हो जाते हैं। अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट जेंडर हार्मोनल चेंज के कारण होता है। ठीक है, मूड स्विंग होता है, यानी कि कभी गुस्सा कभी चिंता जैसी भावना आती है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है, बॉयज़ में टेस्टिस और पेनिस का आकार बढ़ता है, गर्ल्स में ओवरीज यानी कि एग प्रोड्यूस करने लगती है गर्ल्स में। ठीक है, ओवरीज, गर्ल्स में यूट्रस का विकास होता है। अब व्हाई डज सेक्सुअल मैच्योरिटी अगर यह प्रक्रिया हार्मोनल चेंज के द्वारा होती है नियंत्रित। ठीक है, यानी कि ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है, हार्मोनल चेंज की वजह से हो रहा है। हाउ डज सेक्सुअल प्रोडक्शन वर्क्स इन ह्यूमन, कैसे होता है, तो दो इंडिविजुअल्स के जर्म सेल्स यानी कि जो गैमेट्स होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह फ्यूजन एक्सटर्नल भी होता है जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट में, इंटरनल होता है जैसे कि मैमल्स में, स्तनधारियों में। मेल में स्पर्म प्रोडक्शन प्यूबर्टी के समय शुरू हो जाता है, फीमेल में प्यूबर्टी के समय एक प्रोडक्शन और मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। उसके बाद है कि बेबी 9 महीने तक गर्भाशय यानी कि यूट्रस में रहता है और फिर जन्म लेता है। यह बदलाव शरीर सभी के शरीर में अलग अलग समय पर होता है, किसी में जल्दी किसी में देर से, ये पूरी तरीके से नॉर्मल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पूरी तरह मैच्योर होना ज़रूरी होता है ताकि स्पर्म और एग मिल सके और एक नया जीवन जन्म ले सके। अभी एग्जाम के लिए टिप्स ये है कि आप डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, प्यूबर्टी से जुड़े सभी बदलावों को याद रखिएगा, बॉयज़ और गर्ल्स में होने वाले चेंजेस का जो फ़र्क है वो भी आपको पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ह्यूमन जो हार्मोन्स का रोल है उसको समझना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स को लॉजिकल तरीके से समझें कि किस में क्या किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, टेस्टिस पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, टेस्टिस क्या, लड़कों में जन्म के समय ही टेस्टिस शरीर के अंदर मौजूद होता है, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद वे स्क्रोटम में उतर जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा कि टेस्टिस शरीर के अंदर मौजूद होता है, लेकिन जब जन्म हो जाता है तो उस जन्म के कुछ समय बाद वे स्क्रोटम में उतर जाते हैं। ठीक है, मुख्य कार्य स्पर्म का, टेस्टोस्टेरोन का। स्पर्म क्या है कि इसका निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशंस करना जो प्यूबर्टी के समय लड़कों के शरीर में विभिन्न बदलावों का काम करता है। ठीक है, ये इसका मुख्य काम है, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करना। ठीक है, अब ये कहता है कि स्पर्म में जो निर्माण होता है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए शरीर का टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर उससे थोड़ा कम टेम्परेचर ज़रूरी होता है, इसलिए टेस्टिस स्क्रोटम में स्थित होता है। इसके बाद आपका आता है वेज डिफरेंस। वेज डिफरेंस क्या, टेस्टिस में बनने वाला शुक्राणु इसी नली के माध्यम से आगे बढ़ता है और वीर्य में मिलता है। सेमिनल वेसिकल, वीर्य का मतलब हो गया सीमेन। ठीक है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, तो इसका देखिए सेमिनल फ्लूइड का निर्माण करता है। सेमिनल वेसिकल जो होता है वो क्या है, सेमिनल फ्लूइड का निर्माण करता है जो शुक्राणु को न्यूट्रिशन देता है और उन्हें मोबाइल गतिशील बनाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूरेथ्रा। अच्छा, ये जो है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या है, ये आपको न्यूट्रिशन देता है और ये भी गतिशील बनाता है। ठीक है, तो ये इसमें आप दोनों का लिख लीजिएगा। यूरेथ्रा क्या है, मूत्र मार्ग, ये वो नली है जिससे शुक्राणु और मूत्र यानी कि यूरिन दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन ये दोनों क्रियाएं, दोनों काम एक साथ नहीं होता है। इसके बाद है पेनिस, तो ये पुरुष प्रजनन प्रणाली यानी कि रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है उसका एक बाहरी अंग होता है। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य क्या है, शुक्राणु को स्त्री के शरीर तक पहुंचाना। यौन उत्तेजना के समय रक्त प्रवाह बढ़ने से कठोर और एरेक्ट हो जाता है जिससे शुक्राणु ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल का देखेंगे तो ओवरी, लड़की के जन्म के समय से उसके ओवरी में लाखों ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, महिला के शरीर में मौजूद एक जोड़ी यानी कि 2 ओवरीज होते हैं जो ओव्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये अंडे यौवन यानी कि प्यूबर्टी के समय एक एक मैच करके मैच्योर होते
हैं और हर महीना एक अंडा फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। इसके अलावा ओवरी यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बनाती है ओवरी, जो मासिक धर्म इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल और गर्भावस्था इनकी प्रेगनेंसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में देखते हैं। तो जब ओवरी से अंडा निकलता है तो यह फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यूट्रस की ओर बढ़ता है। यदि उस समय पुरुष के शुक्राणुओं से अंडे का संपर्क होता है तो यहीं पर निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूट्रस की बात करेंगे तो जो जाइगोट है यानी कि जो फर्टिलाइज एग है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, गर्भाशय में आकर चिपक जाता है और धीरे धीरे एम्ब्रियो में बदलने लगता है। अगर निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो गर्भाशय की दीवार से अतिरिक्त उत्तक और रक्त यानी कि जो एक्स्ट्रा टिश्यू है या ब्लड है वो बाहर निकलता है, जिसको हम लोग पीरियड यानी कि मासिक धर्म कहते हैं। सर्विक्स ये भी एक अंग है, ये गर्भाशय और योनि के बीच का पतला भाग है जो प्रसव के समय फैलकर बच्चे को बाहर निकलने का रास्ता देता है। वेजाइना योनि ये शुक्राणुओं को ग्रहण करने का मार्ग है और प्रसव के समय बच्चे के जन्म का रास्ता भी बनाती है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात वो है कि पुरुष के टेस्टस में स्पर्म बनता है और सेमिनल फ्लूइड में मिलकर सीमेन यानी कि वीर्य बनता है, ठीक है। शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं लेकिन इसमें पूंछ यानी कि टेल होती है जिससे ये तैरकर अंडाणु तक पहुंच सकते हैं। एग या ओवम ओवरीज में बनता है और फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यूट्रस तक जाता है। आकार में शुक्राणु से काफ़ी बड़ा होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो जब शुक्राणु आपस में मिलते हैं, अंडाणु से आपस में मिलते हैं शुक्राणु अंडाणु यानी कि स्पर्म और ओवम, तो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में जाकर यूट्रिन वॉल से चिपक जाता है और धीरे धीरे भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो में बदलता है। फिर अंग जब आ जाता है तो इसको फोएटस कहते हैं और ये ग्रो होकर बेबी बन जाता है। लड़की के जन्म के समय ओवरी में ओव्यूल्स, जन्म के समय लड़की के ओवरी में हजारों लाखों इमेच्योर ओव्यूल्स होते हैं। प्यूबर्टी तक पहुंचने पर ये ओव्यूल्स एक एक करके मैच्योर होने लगता है। मंथली ओव्यूलेशन का मतलब ये हो गया कि हर महीने ओवरी से एक मैच्योर ओवम रिलीज होता है। जब ओवम फैलोपियन ट्यूब में के माध्यम से यूट्रस तक पहुंचता है, ठीक है, ये जो ओवम होता है ये फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यूट्रस यानी कि गर्भाशय तक पहुंचता है। अब यूट्रस की प्रिपरेशन यानी कि तैयारी क्या होती है, तो यूट्रस हर महीने अपनी लाइनिंग यानी कि परत को थिक और सॉफ्ट बनाता है ताकि फर्टिलाइज ओवम निषेचित अंडा इम्प्लांट हो सके उसमें आके, ठीक है। ये लाइनिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रदान करती है, पोषक तत्व देती है ये लाइनिंग। फर्टिलाइजेशन क्या क्या है बात बता चुके हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि यौन संबंध के दौरान स्पर्म यूनि यानी कि वेजाइना से गर्भाशय तक पहुंचता है और फैलोपियन ट्यूब में ओवम से मिलता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो सेल डिवीजन के जरिए एम्ब्रियो में विकसित होता है। एम्ब्रियो जाइगोट के सेल डिवीजन से बनने वाला प्रारंभिक यानी कि इनिशियल स्टेज है। एम्ब्रियो का यूट्रस में डेवलपमेंट कैसे होता है, तो देखो यहाँ पर एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है और प्लासेंटा, ठीक है, के माध्यम से मां से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है और लगातार ग्रो करता है। और जब ऑर्गन विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाता है इसके अंदर, तो इसे ही हम लोग फोएटस कहते हैं। तो ये ध्यान से देखिएगा, इसमें प्लासेंटा के बारे में क्वेश्चन आता है कि इसी से यानी कि जो मां से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट है वो बच्चे को मिलता है। प्लासेंटा एम्ब्रियो के वेस्ट प्रोडक्ट को मां के ब्लड में ट्रांसफर करता है। तो प्लासेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूट्रिएंट देता है और जो वेस्ट बच्चे में बनता है वो मां के ब्लड में ट्रांसफर कर देता है। प्लासेंटा क्या है, तो एक टेम्पोररी ऑर्गन है जो मां और एम्ब्रियो के बीच न्यूट्रिएंट और वेस्ट का एक्सचेंज करता है। मां से एम्ब्रियो में ग्लूकोज और ऑक्सीजन ट्रांसफर करने के लिए एक लार्ज सरफेस प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं चाइल्ड बर्थ क्या है, तो लगभग 9 महीने के बाद यूट्रस की मसल्स के स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन से बेबी बाहर आ जाता है। इसका इस प्रोसेस को हम लेबर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो यूट्रस न्यूक्लियस मसल्स का रिदमिकली सिकुड़ना, ठीक है, जो बेबी को बाहर धकेलता है, जैसे इसोफेगस में आपने पढ़ा था, ठीक है। अब है मेंस्ट्रुएशन, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन कहते हैं उससे, ठीक है। देखो यह ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो 24 घंटे तक जीवित रहकर नष्ट हो जाता है। 24 घंटे के अंदर वो खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। यूट्रस की थिक लाइनिंग की आवश्यकता नहीं रहती। अब यूट्रस को थिक लाइनिंग जो उसने बनाई था उसकी जरूरत नहीं होती, इसलिए टूटकर ब्लड और म्यूकस के रूप में वेजाइना से बाहर निकलता है। इसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जो 28 से 30 दिन में होता है। अब इसमें जो ये है कि जन्म से ओवरीज में हजारों इमैच्योर ओव्यूल्स होते हैं। प्यूबर्टी के बाद हर महीने एक मैच्योर ओवम रिलीज होता है। फर्टिलाइजेशन होने पर एम्ब्रियो डेवलप होता है, नहीं तो मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। इसके बाद है प्लासेंटा क्या है, तो एम्ब्रियो और मां के बीच न्यूट्रिशन और वेस्ट का एक्सचेंज करता है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा बेबी का जन्म होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे तो यौन यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड सोशल प्रेशर, ठीक है, सामाजिक दबाव और सेक्सुअल मैच्योरिटी,
जब कोई जीव रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाता है तब उसकी फिजिकल ग्रोथ जारी रहती है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है वो मानसिक और शारीरिक रूप से सेक्सुअल रिलेशनशिप या पेरेंटिंग के लिए पूरी तरह तैयार होता है। इस स्थिति में व्यक्ति को अलग अलग स्रोतों से मानसिक और सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फ्रेंड प्रेशर हो गया, ठीक है, फैमिली प्रेशर होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया है सबके बारे में थोड़ा डिटेल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद है कि ये सभी दबाव किसी व्यक्ति के लिए सही निर्णय लेना कठिन बना सकता है। यौन संबंध से जुड़े हेल्थ रिस्क ऑफ सेक्सुअल एक्ट से जुड़े हेल्थ रिस्क यानी कि स्वास्थ्य जोखिम क्या है, तो इन्फेक्शन हो सकता है। यौन संबंध से कुछ गंभीर यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STDs, यौन संक्रामक रोग जिसको हम लोग कहते हैं, वो फैल सकता है, जैसे कि गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया और HIV एड्स हो गया। इसके लिए क्या है, कॉन्डोम जैसे प्रोटेक्टिव मेथड का उपाय करना ज़रूरी होता है। इसके बाद है गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी और इट्स इम्पैक्ट। यौन संबंध बनाने में प्रेगनेंसी की संभावना बनी रहती है, जिसका महिलाओं के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। यदि महिलाएं इसके लिए तैयार नहीं होती हैं तो इसका नकारात्मक असर और उसके ओवरऑल हेल्थ पर पड़ सकता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकने के कुछ तरीके हैं जिसको हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं, ठीक है। गर्भ निरोधक विधियाँ इनके कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है उसमें आपका पहला आ गया मैकेनिकल बैरियर, जैसे कि कॉन्डोम हो गया या वेजाइनल कवरिंग इसी तरीके का होता है, का उपयोग स्पर्म को एग तक पहुँचने से रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि एग फॉर्मेशन को रोकने के लिए पिल्स यानी कि दवाइयाँ गोलियाँ ली जाती हैं, ठीक है। हार्मोनल संतुलन को बदलकर एग फॉर्मेशन रोका जाता है पिल्स के जरिए, ठीक है। लेकिन ये कुछ मामलों में साइड इफेक्ट भी पैदा करता है। तो पिल्स कैसे काम करती है, तो ये हार्मोनल संतुलन को बदल देता है जिससे एग फॉर्मेशन रुक जाती है, ठीक है। इसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में आ गया आपका IUCD, इंट्रॉटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है, जैसे कि कॉपर टी हो गया। इसको यूट्रस में रखा जाता है ताकि स्पर्म और एग आपस में न मिल सके। हालांकि कुछ मामले में ये साइड इफेक्ट भी पैदा कर सकता है। परमानेंट मेथड में आ गया आपका वेसेक्टोमी यानी कि नसबंदी। महिलाओं के लिए ट्यूबेक्टोमी होता है की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे स्पर्म या फिर एग मिलने में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। सर्जिकल मेथड यानी कि जो ऑपरेशन करके ये भी सुरक्षित होता है, लेकिन कभी कभी इसमें भी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ठीक है। लिंग चयन और सेक्स सिलेक्शंस और फीमेल फोर्टिसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिंग चयन और भ्रूण हत्या, कुछ लोग अनवांटेड जेंडर अवांछित के कारण एबॉर्शन करवाते हैं, जिससे सेक्स रेशियो में असंतुलन पैदा हो जाता है। कानूनी रूप से फोटल सेक्स डिटर्मिनेशन के भ्रूण लिंग निर्धारण और जेंडर बेस्ड एबॉर्शन प्रतिबंधित है। जनसंख्या नियंत्रण और जीवन स्तर, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जनसंख्या नियंत्रण, देखो ओवर पॉपुलेशन यानी कि अत्यधिक जनसंख्या एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या से नेचुरल रिसोर्स पर दबाव बढ़ता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इससे इम्पैक्ट होती है, प्रभावित होती है, ठीक है। इसलिए फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल अपनाना आवश्यक है। अब इसका निष्कर्ष क्या है, सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार है। STD क्या होते हैं, तो जो STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनाने चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार चुनना चाहिए। सेक्स सिलेक्शंस यानी कि लिंग चयन और फीमेल फोर्टिसाइड को रोकने के लिए समाज में जागरूकता फैलाना ज़रूरी होता है। पॉपुलेशन कंट्रोल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारने के लिए सही नीतियों को अपनाना आवश्यक है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरे चैप्टर को कोशिश किया है कि एकदम आसान तरीके से आपको मैं समझा दूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको और अगर किसी चैप्टर का इस तरीके का नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।